नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीएस सॉल्यूशंस विद अश्विन सर। आज मैं एमपी जीके के लिए भी एक सीरीज शुरू कर रहा हूं और शुरुआत कर रहा हूं मात्र नर्मदे हर से। नर्मदा मैया की कृपा आप सब पर बनी रहे। ये वीडियो स्पेशली एमपीएसआई और एमपीपीएससी के बच्चों के लिए है। ऐसा नहीं है कि जो एमपीपीएससी का एग्ज़ाम नहीं दे रहे हैं उनके लिए नहीं है, वो भी अपना ज्ञानवर्धन कर सकते हैं। तो शुरुआत आज जो मैंने की है वो नर्मदा नदी के अपवाह तंत्र से की है। हालांकि इसमें मैं पूरे अपवाह तंत्र को बताऊंगा, इस वीडियो की सीरीज़ को मैं आगे बढ़ाऊंगा। आज हम नर्मदा नदी के बारे में बात करेंगे। आपको तो पता ही है, ये पूर्व से लेकर पश्चिम तक बहती है मध्य प्रदेश में, तो इसी अपवाह तंत्र को हम समझेंगे। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले मध्य प्रदेश की नदियों के बारे में अगर बात करें तो आपको पता है मध्य प्रदेश एक कृषि प्रधान राज्य है, और राज्य जो कृषि प्रधान होगा, नदी उसकी जीवन रेखा होगी। क्यों होगी भाई? लाइफ लाइन। क्योंकि नदी दो काम करती है। पहला काम करती है सामाजिक आर्थिक विकास में, एक तो योगदान देती है, दूसरा जल विद्युत हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर परियोजनाएं बनवाती हैं, मत्स्य उत्पादन में हेल्प करती है, जल परिवहन में सहायक है, एंड देन इसके अलावा व्यापार में भी एक बहुत बड़ी भूमिका निभाती है, चाहे इंटरनेशनल ट्रेड हो या इंटरनल ट्रेड हो। अब वैसे तो मध्य प्रदेश लैंडलॉक स्टेट है, लेकिन बाहरी राज्यों से तो घिरा हुआ है। गुजरात महाराष्ट्र से तो हमारी बाउंड्री लगती है, उसी को हमको समझना है। मध्य प्रदेश में देखा जाए तो तीन तरफ से नदियां बहती हैं। उत्तर में देखें तो चंबल, बेतवा, सोन, केन जैसी मुख्य नदियां मिलेंगी आपको। दक्षिण में आप जाएंगे तो बेनगंगा जैसी महत्वपूर्ण नदियां मिलेंगी। पश्चिम में आप जाएंगे तो नर्मदा और ताप्ती मिलेगी। हमें आज डिस्कस करना है नर्मदा नदी के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में मैं चंबल, ताप्ती, बेतवा और दूसरी नदियों के बारे में बताऊंगा। तो चलिए मैं ज़रा एक मैप के थ्रू आपको थोड़ा सा पहले बता देता हूँ कि मध्य प्रदेश की मुख्य मुख्य नदियाँ कौन सी हैं, फिर हम अपनी डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया यहाँ पर मध्य प्रदेश में, तो देखिए उत्तर में आपको यहाँ पर जो नदियाँ हैं वो देखने के लिए मिलेंगी। ये देखिए मध्य प्रदेश के उत्तर में चंबल, सिंध, काली सिंध, पार्वती, बेतवा नदियाँ हैं। देन सोन भी आपको दिख रही होगी। इसमें आप, सॉरी मैप थोड़ा इधर चला गया, हाँ, आप दक्षिण के हिस्से में जाएंगे तो आपको बेनगंगा, पेंच, ताप्ती, गिरना नदी मिलेगी। और पूर्व से पश्चिम की तरफ अगर आप सिर्फ पश्चिम के हिस्से को देखें तो चंबल आपको मिल जाएगी। पूर्व में आपको पूर्व मध्य जिसे बोलेंगे उसमें जोहिला, सोन और नर्मदा नदी मिलेंगी। तो इसको सबसे पहला काम तो ये कीजिएगा, वीडियो को पॉज कर करके देखिएगा और मध्य प्रदेश का मैप ज़रूर सामने रखिए। और मैं बच्चों को अक्सर ये कहता हूँ, जब भी बच्चे मुझसे मिलते थे, अपने हाथों से मैप को ड्रॉ करना भी सीखिए। आप देखिए, आपके दिमाग में मैप जब चलता रहेगा तो एक फिल्म की तरह रहता है। जैसे फिल्म की घटनाएं हमको याद रहती हैं ना, वैसे मैप में जो चीज़ें आपको ड्रॉ करके मिलती हैं वो आपके दिमाग में हमेशा रहेंगी। तो चलिए इस डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। मध्य प्रदेश की नदियों के बारे में कुछ फैक्ट्स देखते हैं, फिर हम नर्मदा नदी पर आते हैं। मध्य प्रदेश को नदियों का मायका कहा जाता है। भाई ऐसा क्यों है? देखिए दरअसल है ये कि विश्व में सर्वाधिक नदियां भारत में ही बहती हैं, और मध्य प्रदेश में इन नदियों में जो भारत में बह रही हैं उनमें से लगभग 207 नदियां हैं। तो इसलिए इसको, मध्य प्रदेश को नदियों का मायका कहा जाता है। सर्वाधिक नदियां हैं। और मध्य प्रदेश की गंगा जो है वो कहा जाता है नर्मदा नदी को। अब यहाँ बच्चों के बीच में कन्फ्यूज़न भी है। याद रखिएगा, अगर प्रदूषण के आधार पर पूछता है कि मध्य प्रदेश की गंगा क्या है तो वो बेतवा नदी हो जाएगी। लेकिन अगर जनरल क्वेश्चन पूछे इन जनरल तो नर्मदा आंसर मारिएगा, क्योंकि बेतवा नदी भी काफ़ी प्रदूषित है। हालांकि इसमें सफाई का कार्य अभी चल रहा है। अगर पूछता है मालवा की गंगा किसे कहा जाता है, मध्य प्रदेश का जो मालवा का क्षेत्र है, तो आपको क्षिप्रा नदी आंसर मारना है। देन गुजरात और मध्य प्रदेश की जीवन रेखा नर्मदा नदी को कहा जाता है, और बुंदेलखंड की जीवन रेखा बेतवा नदी को कहते हैं। आप बुंदेलखंड के मैप में देखिए, ये बुंदेलखंड का जो हिस्सा है, ये पूरा जो हिस्सा है यहाँ बेतवा नदी बहती है, इसकी जीवन रेखा बेतवा नदी को कहा जाता है। चलिए अब वापस नर्मदा नदी को बिना देर किए शुरू करते हैं। आप सोचेंगे कि सर नर्मदा नदी का अभी तक टॉपिक क्यों नहीं शुरू किया। आप देखिए, मैंने नर्मदा नदी का एक मैप यहाँ ड्रॉ किया हुआ है। सबसे पहले तो याद रखिएगा, जो इसकी कुल लंबाई है वो 1312 किलोमीटर है, और 1077 किलोमीटर जिसमें से ये मध्य प्रदेश को देती है। मतलब 1077 किलोमीटर ये मध्य प्रदेश में बहती है। भारत की पांचवी बड़ी नदी है, जैसा कि मैंने यहाँ लिखा हुआ है। और याद रखिएगा, 15 जिलों से होकर बहती है ये मध्य प्रदेश के 15 जिलों से। आप इस मैप में देखिए,
उत्तर में विंध्याचल है और नीचे दक्षिण में सतपुड़ा रेंज है, और इन्हीं दोनों के बीच में भ्रंश घाटी में ये बहती है। याद रखिएगा, भ्रंश घाटी में बहने की वजह से ही इसको विंध्याचल और सतपुड़ा में बहने की वजह से ही नर्मदा नदी को एक अलग ही ज्योग्राफी में स्थान प्राप्त है। इसलिए आईएएस में भी इस पर क्वेश्चन बनते हैं। बहुत कम नदियां हैं भारत में जो भ्रंश घाटी में बहती हैं, इसलिए इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ। तो अगर उद्गम स्थल देखें तो आप देखिए अनूपपुर जिले में अमरकंटक के पास नर्मदा कुंड है, वहाँ से इसका जन्म होता है। यहाँ से जोहिला और सोन नदी भी निकलती हैं। लेकिन आज हमारा टॉपिक नर्मदा नदी है, तो आप नर्मदा नदी को देखिए। उसके बाद इसका जो अपवाह तंत्र है वो पूर्व से प्रारंभ होकर समाप्त होता है गुजरात में खंबात की खाड़ी के पास भणोच नामक स्थान पर, अरब सागर में जाकर ये समाहित हो जाती है। यहाँ पर ये 15 ज़िले जो हैं मैंने ड्रॉ किए हुए हैं, आप देखिए मैप में, आपको आसानी से समझ में आ जाएंगे। थोड़ा मैप को हम बड़ा कर देते हैं, आप भी इसको एक बार प्रयास कीजिएगा घर में बनाने का। आप देखिए अनूपपुर, डिंडोरी, मंडला, फिर जबलपुर मिलेगा आपको। जबलपुर में आपको पता है भेड़ा घाट है और वहाँ पर धुआंधार जलप्रपात भी है। नरसिंहपुर, होशंगाबाद, फिर रायसेन ऊपर ही उत्तर में आ जाता है। देन सीहोर, हरदा, खंडवा, देवास, खरगोन, धार, बड़वानी एंड अलीराजपुर। वीडियो को पॉज करके बार बार देखेंगे तो आपको आसानी से याद हो जाएगा। तो मैकाल पर्वत से निकलते हुए अमरकंटक के पास से ये गिर जाती है जाके खंबात की खाड़ी में। और कितना उसका किलोमीटर देखा जाए तो 1312 किलोमीटर इसका पूरा क्षेत्र है। चलिए अब फैक्चुअल डिटेल्स देख लेते हैं। भारत की 5वीं बड़ी नदी है, पहले तो ये याद रखना है आपको। सबसे पहली नदी बड़ी कौन सी है? गंगा। उसके बाद है गोदावरी, एंड देन कृष्णा, एंड देन यमुना। तो इसमें नर्मदा का स्थान आ गया 5वां। तो ये आप क्रोनोलॉजिकल वे देख लीजिएगा। 15 ज़िले मैंने आपको ऑलरेडी बता दिए हैं। पूर्व से पश्चिम मैंने आपको बताया। पूर्व से पश्चिम बहना, याद रखिएगा, ये इसके लिए एक तरह से एक वियर्ड सी चीज़ है, अजीब सी बात है। याद रखिएगा, अमूमन अगर मैं आपको बोलूँ जैसे कि ये नॉर्थ का हिस्सा हो गया, ये साउथ का हो गया, ये वेस्ट हो गया, ये ईस्ट हो गया, तो अमूमन नदी नॉर्थ से साउथ या पश्चिम से पूर्व बहती हैं। ये उल्टी हैं, ये उल्टा प्रवाह है इसका। तो इसका प्रवाह कैसा है? इसका प्रवाह ऐसा है कि ये पूर्व से पश्चिम जा रही है, यहाँ से यहाँ इस तरफ जा रही है। तो याद रखिएगा, नर्मदा के अलावा 2 और नदियाँ हैं। यहाँ पर आपको ताप्ती नदी मिलेगी नीचे, जो मैंने ऊपर मैप में दिखाया था, और माही। ये 2 नदियाँ हैं, ये भी पूर्व से पश्चिम बहती है। ये देखिए ताप्ती नदी भी है, ये भी पूर्व से पश्चिम की तरफ जा रही है। तो आपको याद रखना है, ये भी फैक्चुअल डिटेल्स में रिपीट भी होगा। देखिए मैंने लिखा हुआ है। कुल प्रवाह क्षेत्र जो इसका है वो है 93,180 वर्ग किलोमीटर। थोड़ा याद रखने में ज़रूर टफ है। आप इसको मोबाइल नंबर की तरह भी याद रख सकते हैं, 93180 ऐसे कर सकते हैं, या कोड या पिन कोड की तरह। तो 931 80 वर्ग किलोमीटर ऐसे बोल सकते हैं, आपको जैसा ठीक लगे। तो ये जो पूरा पातंत्र है इसका 89.9% मध्य प्रदेश में है, देन 8.5% गुजरात में है, एंड देन 2.7% हिस्सा इसका महाराष्ट्र में है। इस पूरे अपवाह तंत्र का याद रखना है। कई अन्य नाम प्रचलित हैं नर्मदा नदी के, जैसे कि माँ रेवा भी कहते हैं इसे, रेवा, शंकरी भी कहते हैं, मेकल सुता भी कहते हैं, सोमदेव भी कहते हैं, नामोदास भी कहते हैं। ये टॉलमी महोदय ने इसको दिया था, नामोदोष, नामोदास ऐसा करके। देन सोगो देवी भी कहा जाता है इसको। नर्मदा के बारे में 2 बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें। एक तो मैंने आपको बता दिया, पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है, जो मैंने आपको ये ड्रॉ करके बताया अभी ऊपर, ये एक बार फिर से समझ लीजिए, ईस्ट से वेस्ट जाती हुई ये। और मैंने बताया कि ये भ्रंश घाटी में बहती है। तो भ्रंश घाटी में बहने का मतलब क्या है? देखिए 2 पर्वत श्रृंखलाएँ हैं, विंध्याचल और सतपुड़ा, और उन दोनों के बीच से होकर ये गुजर रही है, और उल्टी दिशा में ये बहने वाली नदी है। देन इसके साथ साथ इसकी सहायक नदियों के बारे में देखिए, तो टोटल 41 सहायक नदियां हैं नर्मदा की। कुछ मुख्य देखें अगर, तो बाईं ओर से अगर आप देखेंगे तो बरनाल, बंजर, शोर, दूधी, तवा, गंजाल है। देन दाईं ओर से देखेंगे तो हिरन, बरना, तिंदोनी, चंद्र, केसर, कानर, हथनी है। तो ये आपको नाम याद रखना है। अक्सर प्री में ये पूछ लेता है, मेंस में भी लिखने के लिए आता है। इसमें आप अच्छे मार्क्स ले सकते हैं अगर आप इसको रट लें या याद कर लें। तो वीडियो को पॉज करके देखिए, आराम से याद होगा। देन जबलपुर तो सभी लोग फेवरेट जगह है, मैं तो यहीं पला बड़ा हूँ।
जबलपुर के भेड़ाघाट पर यह धुआंधार जलप्रपात बनाती है, याद रखना है आपको। नर्मदा नदी के बारे में कुछ और कंसेप्चुअल चीज़ें याद रखिएगा, ये डेल्टा नहीं बनाती है, एस्चुरी बनाती है। यहाँ पर ये नहीं है तो ये इसको क्रॉस कर दिया है, ये एस्चुरी बनाती है, याद रखिएगा। ये डेल्टा एक्चुअली ये इसके लिए था, तो वो नहीं यहाँ हो गया, आपको याद रखना, बस कंफ्यूज मत होइएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, देखिए याद रखिएगा, द वाइड पार्ट या माउथ ऑफ अ रिवर वेर इट जॉइंट्स द सी, नदी का महाना, उसको हम एस्चुरी कहते हैं। तो अब देखिए जैसे होता क्या है, ये सीधे समुद्र में मिल जाए तो वो एस्चुरी बनाती है, मतलब सीधे समुद्र में जाके समाहित हो जाए तो वो जो इलाका बनेगा, जो हिस्सा बनेगा, उसको एस्चुरी कहा जाएगा। बट यदि अगर नदी मिलने के बाद समुद्र में फैलती है तो वो डेल्टा बना देती है। तो ये डेल्टा नहीं बनाती है, एस्चुरी बनाती है, आपको याद रखना है, ठीक है। अक्सर एग्जाम में ये पूछता है। देन इसके बसे कुछ शहर हैं इसके किनारे। अब दो बातें आपको क्लियर होनी चाहिए, किन शहरों से होकर ये गुजर रही है और किन शहर इसके किनारे बसे हुए, दोनों में अंतर है। तो यहाँ पर अमरकंटक, जबलपुर, नरसिंहपुर, मंडला, होशंगाबाद, नेमावार, पुनासा, ओंकारेश्वर, महेश्वर, बड़वानी, ये कुछ ज़िले हैं जिनको आपको याद रखना है। ये होमवर्क के तौर पर मैं आपको दे रहा हूँ, जो मैं ऑलरेडी ऊपर बता रहा था। आपको मैप में इनको ड्रॉ करना है, इनको याद रखिएगा, मैप के थ्रू इनको समझिए, एक बार खुद ड्रॉ करके मुझे बताइएगा। सिंचाई परियोजनाएं देख लेते हैं नर्मदा नदी की। सरदार सरोवर परियोजना सुना होगा आपने, बहुत ही फेमस और विवादित परियोजना। एक ज़माने में बहुत पहले आमिर खान इस विवादों में फंस गए थे, सरदार सरोवर, जब उनकी फना मूवी रिलीज़ हुई थी। गुजरात के बड़ौदा जिले के निकट केवड़िया ग्राम के निकट ये बनी है और 121.9 मीटर लंबा यह डैम है, 163 मीटर ये गहरा है, याद रखिएगा, और 826 मेगावाट विद्युत उत्पादन इसमें प्रस्तावित है। इसकी नींव रखी थी जवाहरलाल नेहरू जी ने 5 अप्रैल 1961 को, हालांकि 2000 में ये कंप्लीट हो चुका है। विश्व का दूसरे नंबर का सबसे बड़ा डैम है, ये आपको याद रखना है, विश्व का दूसरे नंबर का। अगर पूछता पहला कौन सा है तो ग्रैंड कुली यूएसए का जो डैम है वो याद रखेगा, वर्ल्ड का सबसे बड़ा डैम है कोलंबिया रिवर पर। सरदार सरोवर के बारे में अगर देखें तो 1200 मेगावाट की और 200 मेगावाट के दो प्लांट यहाँ पर अभी कार्यरत हैं, चल रहे हैं, इससे बिजली उत्पन्न होती है। दूसरा इंदिरा सागर है, इंदिरा सागर बांध परियोजना है, खंडवा जिले में है। 23 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी जी ने इसका शिलान्यास किया था, उद्घाटन किया था। इससे ओंकारेश्वर बांध परियोजना, महेश्वर, सरदार सरोवर और पुनासा सभी परियोजनाओं को फ़ायदा मिलेगा। अभी ये काम चल रहा है इस पर। देन इसके अलावा महेश्वर परियोजना भी है, नर्मदा नदी पर प्रस्तावित ये अंतिम परियोजना है, याद रखिएगा। 400 मेगावाट की विद्युत इसमें भी प्रस्तावित है, अभी काम चल रहा है, और इसका जो बांध शीर्ष है लगभग 35 मीटर ऊंचा है। देन लास्ट बट नॉट लीस्ट, सबसे फेवरेट बरगी बांध, आपको पता ही होगा। नर्मदा नदी पर जो 30 बांध प्रस्तावित हैं उनमें से एक बांध बरगी बांध है, याद रखिएगा। बरगी बांध की जो लगभग ऊंचाई है वो 69 मीटर है, और रानी अवंतीबाई सिंचाई परियोजना इस बरगी बांध से ही निकलती है। तो आपको ये फैक्चुअल डिटेल्स बार बार वीडियो को पॉज करके देखते जाना है। तो एक बार रिपीट कर देता हूँ, सरदार सरोवर योजना बताई है मैंने, इंदिरा सागर बताया है, और महेश्वर बताया और बरगी बांध बताया है। बाकी और नदियों के बारे में इसी तरह मैं आपको जानकारी देता रहूँगा। लीजिएगा, वीडियो को पॉज करके देखिएगा और मैप जरूर बनाइएगा, ठीक है। गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू सो मच।